Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, this is only training purpose and social work. So हम आज जान लेते हैं एडनॉक में हाइड्रोजेटिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि उसका स्टैंडर्ड है HSE-OS-ST 10 यानी 10 है लास्ट में। सो इसका डिफिनेशन यही है। आप जो भी HSC ऑफिसर्स हैं उन्हें नॉलेज है कि वाटर जेट या हाइड्रोजेट इन चीज़ को हम यूज़ करते हैं प्लांट के अंदर, जैसे एक्सचेंजर हुआ, कॉलम हुआ, वेसल हुआ, इन जगहों पे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं हाई प्रेशर वाटर के जरिए। क्यों? क्योंकि उसका हमें कोटिंग निकालना होता है, जो मटेरियल के अंदर जो कोटिंग है वो निकालना होता है, जो कंटामिनेशन है वो निकालना होता है, डेब्रिस होता है वो निकालना है, या कोई उसके अंदर कोई ऐसी पीस है उसको निकालना है। जो भी हमने सब्सटेंस जो हमने यूज़ किया है उसके अंदर कोई कटिंग से रह गया, इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें हाइड्रोजेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर के जरिए निकाल देता है। जैसे कि हम एक्सचेंजर जब भी हम क्लीन करते हैं तो उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, इसीलिए शट डाउन किया जाता है और शट डाउन में सारे एक्सचेंजर क्लीन किया जाता है। ये जो भी है उसके अंदर से अगर पीस हमने अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो अब उसमें से जो पीस निकलता है वो लिखा गया है, मैंने पढ़ा ऐसा कि 3300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो हिट करेगा किसी को जाके। तो समझिए कि अगर स्किन में जाएगा तो आर पार हो जाएगा इमीडिएट। सो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। सो इसका ये है हाइड्रोजेटिंग, वाटर ब्लास्टिंग, वायर जेटिंग, हाई प्रेशर जेटिंग, ये सब चीज़ एक ही चीज़ है, बस एक ही नाम है, सिर्फ कैटेगरी चेंज है, उसका मकसद यही है। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को प्लांट के अंदर हम टैंक को क्लीन करते हैं, रिएक्टर क्लीन करते हैं, वेसल क्लीन करते हैं, इकोमाइजर क्लीन करते हैं, हीट एक्सचेंजर क्लीन करते हैं, बॉयलर क्लीन करते हैं, इवापोरेटर क्लीन करते हैं, और कैलेंडेरिया क्लीन करते हैं, या अदर कुछ भी जो भी प्लांट के अंदर ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ करते हैं। एज वेल एज ब्लॉकेज जो पाइप के अंदर है, मकसद वही है, उसको निकालना है हाई वेलोसिटी वाटर के जरिए, जिसके ऊपर नोजल लगा होता है, जो जेट के ऊपर नोजल है, थ्रो जेट नोजल हम क्लीन करते हैं। सब जान लेते हैं हजार्ड्स वगैरह। हजार्ड से रिस्क हम जानते हैं कि वाटर जेट ऑटोमेटिक वो खुद एक हजार्ड है। उधर उससे जब हम वाटर जेट से जब एक्सपोजर होगा तो आपको पोटेंशियल और कॉजिंग सीरियस इंजरी हो सकता है, डेथ हो सकती है। हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट स्पीड है, और जो वाटर की कैपेसिटी है, स्पीड है, इसी स्पीड से आदमी का कुछ भी डैमेज हो सकता है। फिजिकल हजार्ड जैसे नॉइज़ हुआ, हैंड आर्म वाइब्रेशन हुआ, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हुआ, सब डिसऑर्डर होगा, वो भी केमिकल हजार भी हो सकता है, गैस हो सकता है, वेपर हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। मशीनरी हजार, जब मशीनरी हम सब यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी में भी जो है इक्विपमेंट है उसका भी हजार सकता है। जो भी जैसे पावर ट्रांसमिशन भी है, पावर हम यूज़ करते हैं, पावर ट्रांसमिशन है, बेल्ट है, पुल्ली है, चैन है, स्प्रोकेट है, गेयर है, शाफ्ट है, कपलिंग है, इन सब चीज़ों के ये में भी एक हजार है। अगर उसमें से कोई भी चीज़ अपने को लगा तो ये सब चीज़ें हजार है। कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे तो एक स्पेशल हजार हो जाता है, यानी कन्फाइंड स्पेस या स्टोर्ड मटेरियल में, जैसे कि टैंक ऊपर बॉयलर वगैरह में हमने यूज़ किया तो वहाँ पे टॉक्सिक गैस हो सकती है कोई, तो जब क्लीनिंग के टाइम में, जो भी वो कौन सा टैंक है पता नहीं है, उससे आपको आइडिया होगा कि वो टैंक के अंदर टॉक्सिक गैस होगा, क्लीनिंग के बाद वो बाहर आएगा, आदमी को प्रॉब्लम करेगा, या आने जाने का रास्ता जो होगा वो प्रॉब्लम होगा। कन्फाइंड स्पेस के अंदर इनगल्फमेंट होगा, इंट्रैपमेंट होगा, स्टक भी हो सकता है, आदमी आने के जाने के टाइम डेब्रिस कुछ कचरा भी आदमी के ऊपर गिर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये हजार्ड्स है और रिस्क है। हम थोड़ा सा कंट्रोल मेजर्स जान लेते हैं। रिस्क असेसमेंट हम करेंगे, परमिट टू वर्क सिस्टम, टूल बॉक्स स्टॉक करेंगे, एंट्री प्रोहिबिशन, कोई भी अनऑथराइज को उसके अंदर नहीं जाने देंगे, रिमूव लूज मटेरियल निकाल के रखेंगे, लाइटिंग फैसिलिटीज देखेंगे, बैरियर एंड साइनेज देखेंगे, जो कम से कम 5 मीटर के अंदर बैरियर्स होना चाहिए कम से कम। तो प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल, जो वेस्ट वाटर है उसका सही वाटर आ रहा है और सही जगह जाना चाहिए।
ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, जो आदमी लोग काम का इक्विपमेंट जो है वो सही जगह पे रखा होना चाहिए, इक्विपमेंट पूरा सर्टिफाइड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, पंप यूनिट जो क्लोज टू वर्क होना चाहिए, प्लांट इक्विपमेंट जो भी है रास्ते में नहीं रखना है, होसेज वगैरह को भी रास्ते में नहीं रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो नियर बाई है जिससे नुकसान हो सकता है इलेक्ट्रिकल वगैरह, तो अगर डी एनर्जाइजिंग करना है तो कर सकते हैं, शील्डिंग करना है तो शील्डिंग कर सकते हैं, या जो भी सेव कर सकते हैं, कैसे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है उसको सेव करना है, ताकि हमारा जो हमारा वर्क है, हमारा पानी ज़्यादा जाएगा उससे उसको कोई तकलीफ नहीं हो। वाटर जेटिंग के जो भी है उसमें अर्थिंग बॉन्डिंग ये चीज़ें हमें करनी है, ताकि हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचा जा सकते हैं। जैसे आपको मालूम है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्या नुकसान हो सकते हैं। होसेज जो नोजल वगैरह जो भी है, फिटिंग्स है, ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन करना है काम करने के पहले। जो भी हजारदस वेस्ट है उसका जो भी हमने क्लीन कर रहा है उस प्रोडक्ट का MSDS, पहले MSDS होता था, आजकल SDS हो गया है, सेफ्टी डेटा शीट है, ये चीज़ें हमें होनी चाहिए और उसको पढ़ना है, और उसमें जो प्रिकॉशंस जो भी फर्स्ट एड जो मेजर है उसको फॉलो करना है, क्योंकि जो क्लाइंट है और जो मैन्युफैक्चरर है, इन दोनों का रिकमेंडेशन जो होता है हमें फॉलो करना पड़ता है। PPEs वगैरह प्रॉपर यूज़ करना है, जैसे गोगल्स हुआ, फेस शील्ड हुआ, प्रोटेक्टिव सूट हुआ, PVC फुल प्रोटेक्टिव कवर हो गया, तो ये चीज़ें हमें यूज़ करना है जो वाटर रेसिस्टेंट हो, वाटर कट रेसिस्टेंट हो, हाई प्रेशर रेसिस्टेंट ग्लोव्स भी होना चाहिए जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो, वो भी वाटर रेसिस्टेंट होना चाहिए। शूज भी वाटर कट रेसिस्टेंट होना चाहिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी यूज़ करना है। दूसरा, कम से कम 3 आदमी होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा होगा तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब जैसे पंप ऑपरेटर है, एक तो ऑपरेटर हो गया, एक लेंस ऑपरेटर हो गया, तीसरा आदमी जो एक रहेगा वॉचमैन जैसा, कि यानी उसकी नज़र हर तरफ रहेगी, जब आपको ज़रूरत होगी उससे सामान लेना है, तो जैसे होस वगैरह को कभी शिफ्ट करना है, ये सब चीज़ काम के लिए थर्ड पर्सन होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो कोई भी नहीं होगा। या हो सकता है कि जो ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर, लेंस ऑपरेटर, इन लोगों में इनविजिबल है, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, तो हम उसमें उस टाइम में उसको थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए। प्रॉपर जो भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि हुई प्लैश वगैरह, ये प्रॉपर हो उसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए, पिन वगैरह लगा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी जो सॉकर पिन है, ताकि एक्सीडेंट होने का चांस नहीं हो सके। जब भी आप लोकेशन को छोड़ रहे हैं तो जो भी आपने यूज़ किया है उसको डीप्रेशराइज करना है, ताकि कोई भी नुकसान आपके नहीं रहने के बाद नहीं हो। शार्प बेंड वगैरह जब भी हो उसको उसको अवॉइड करना है। जैसे होस को लिया आपने, कटिंग एज है वहाँ रखा, तो वहाँ पे शेकिंग हुआ तो बेंड होने का, डैमेज होने का चांस है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। या कोई भी शार्प बेंड भी नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में बेंड करना है। सो प्रॉपर एंड अप्रूव्ड वेस्ट डिस्पोजल, जो भी डिस्पोजल एडनॉक की तरफ से जो कंपनी होती है, एनवायरमेंटल जो उनका स्टैंडर्ड होता है, और वो उनकी गाड़ियाँ, उनकी कंपनी अप्रूव होती है एडनॉक से, वही कंपनी, उसी कंपनी की गाड़ी आएगी, उसी कंपनी का लोग आएगा आपका वेस्ट डिस्पोजल के लिए। वो एडनॉक से मीटिंग के बाद हमें पता चलता है, और उसके बाद हमें जो एडनॉक का स्टैंडर्ड है, एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है HACCP ST04, इसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट एड इक्विपमेंट भी रखना है, फर्स्ट एडर भी होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट कौन सी जगह पे रखा है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम जब तक नहीं जानेंगे हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। अभी हाइड्रोजेटिंग का टाइप भी होता है, 2 टाइप का होता है, एक हाई प्रेशर वाटर जेट होता है, और एक होता है हाई प्रेशर एक होता है, और एक होता है अल्ट्रा हाई प्रेशर। ये 2 टाइप के होते हैं। तो समझ सकते हैं कि हाई प्रेशर में 680 से 1700 बार तक आता है, जो टिपिकल फ्लो रेट 50 to 60 लीटर पर मिनट ऐसा होता है। तो अल्ट्रा हाई प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा हो गया, 1700 बार उसके ऊपर होगा, और टिपिकल फ्लो रेट उसका 20 लीटर पर मिनट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। जब भी हमें काम करना है तो सुपरवाइज़र होना चाहिए,
और जो भी एम्प्लॉई है वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो सुपरवाइजर होगा वही कंफर्म करेगा कि परमिट है कि नहीं, रिस्क असेसमेंट है कि नहीं, टूल बॉक्स किया है कि नहीं, वर्कर्स को कैसे व्यू करना है, अगर कांटेक्ट कर रहा है तो सेफ्टी प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, बैरिकेशन साइनेजेस बराबर है कि नहीं, प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड हुआ है कि नहीं, फ्लोर जो हाइड्रोडेटिक का है वो क्लीन है कि नहीं, ताकि रेसिडुअल स्लूज वगैरह जो वो निकाला गया है कि नहीं, जो वाटर टैंकर है वो कंपनी का वो प्रॉपर है कि नहीं, जो टेम्पोररी कनेक्शन है उसको ख़त्म किया गया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे। स्टैंड बाई पर्सन जो होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इक्विपमेंट मशीन या हाइड्रोजेटिक जो भी है हो रहा है उसके साथ उसको कोऑपरेट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, चूँकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, अगर बनाया जाए तो बहुत बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पहले ऐसे हमने जो हाइड्रो डेटिंग किया था तो जो ऑपरेट प्रेशर था उस वक्त 200 बार के नीचे था हमारा। तो ऐसा ऐसा एक क्लाइंट का जैसे जो हमारा जो मेथड स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है उसके हिसाब से हमारा मैनेज होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग